देखिए, मेरा मानना है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते 10 वर्ष जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने एक उनकी विज्ञप्ति में अगर देखिए तो साफ तौर पे संदेश है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर आप टाइमलाइन एनालाइज करें, टाइमलाइन मैसेजेस, चाहे एमईए का, डिफेंस मिनिस्ट्री का और सब्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसमें बहुत विरोधाभास है। और आज ही कई अखबारों ने एक खबर छापी है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बहुत तनावपूर्ण है, मैं दोनों से बात करूंगा। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में, और ये हमेशा हमेशा हमारा मानना है कि ऑप्टिकल इल्यूज़न पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको तमाम चीज़ों को समेटते हुए ऐतिहासिकता का समकालीन संदर्भ और उसके आधार पर, ख़ास तौर पे जो मैं चाइना के बरक्स में समझता हूँ, अगर आप सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनको राष्ट्रद्रोही करार देंगे, तो ये आप राष्ट्र का भला नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र 1, 2, 5 साल, 10 साल की चीज़ नहीं होती है, निरंतरता में है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका संदेश है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये भी मांग की है कर्नल संतोष बाबू है, बी संतोष बाबू, या जो बाकी जवान हैं जिन्होंने कि अपना बलिदान दिया, उन्होंने कहा है कि इसका जस्टिस होना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और सरकार जो है, सरकार जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको बहाल रखने के लिए जो कुछ करना हो करे। कम से कम इतना ये करे कि लोगों का भरोसा जो है वो बना रहे। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कहूँगा, हमारे जो जवान जिनकी शहादत हुई है, सिर्फ चाइना के हाथों ही कह करके ऐसा हुआ नहीं। एक बर्बरता, बार्बरिज्म, दे हैव लॉस्ट टू बार्बरिज्म। कोई जेनेवा कन्वेंशन का खुलेआम उल्लंघन, उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बयान को आधार बना करके चाइनीज़ मीडिया में चल रहा है, वी स्टैंड विंडिकेटेड, हमारा जो जगह हमारी थी। मैं समझता हूं इन सब चीज़ों को प्रतिकार करने के लिए, जैसे वहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री का या फॉरेन मिनिस्ट्री का लगातार बहुत प्रोवोकेटिव बयान आ रहा है। और मैं एक एक बयान को अगर कंटेंट एनालिसिस करूं तो इट हर्ट्स यू, आपको, आप एक मुल्क के रूप में आपको ये हर्ट करता है। और मैं समझता हूँ उस मामले में, मैंने पहले भी कहा है कि चर्चिल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे तो उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बनाई थी जिसमें विपक्ष के लोग भी थे। शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री जी को हृदय विशाल करते हुए दलीय दायरों को त्यागना होगा। सर, जो तनाव बढ़ा है उसको देखते हुए तरफ से जो कदम उठाए गए हैं कि एलएसी में कुछ रूल चेंज किए गए हैं, एलएसी पर जो रूल है, और जो सेनाएं हैं उनको पूरा फ्रीडम दिया गया है कि वो बिना किसी अनुमति के एक्शन ले सकती हैं। अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो एक्शन ले सकती हैं, तत्काल निर्णय ले सकती मैं हैं। ये स्वागत योग्य है, लेकिन मुझे ये ज़ुबान बहुत पसंद नहीं आती है कि सेना को फ्रीडम दी गई है, जिसको लोग हिंदी में कहते हैं खुली छूट दी गई है। इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री को जानने वाले लोग ये समझेंगे कि एक बहुत ही सिनर्जी वाला रिश्ता रहा था पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का। मैं समझता हूँ उसकी उसकी संवेदनाओं का ख्याल करते हुए, और ये जो बर्बर हत्या की गई है, वो शहादत बहुत सारे सवाल छोड़ के गई है। और कई सारे दस्तावेज हैं, कितने फिंगर्स पे पहले थे, क्या हम 1 अप्रैल 2 अप्रैल वाले पोजीशन पे वापस हैं, उससे कितने पास हैं, कितने दूर हैं। इसके लिए तो कोई ऑफिशियल ही ब्रीफिंग होगी और वो अब तक मैं समझता हूँ नहीं हुई है। सर, एक और जो आमतौर पर युद्ध काल में ऐसा किया जाता है कि सरकार ने तीनों सेनाओं के जो वाइस चीफ हैं उनको ये अधिकार दिया है कि जो 500 करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी फंड है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं इस्तेमाल। देखिए, आपको प्रिपेयर्डनेस तो रखनी होगी, क्योंकि जो ज़ुबान बोली गई, जो बर्बर कार्रवाई हुई, और अगर आप पूरा कॉरिडोर देखें, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, और मैं नेपाल को उससे दूर नहीं रखना चाहूँगा, अगर ये पूरी जगह पर हालिया आप घटनाक्रम को देखें तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए। जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं, हम कहते हैं, सब शांति वाले मुल्क, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि चाइना ने जो है चाइना की क्या पोजीशन है। गलवान वैली में उन्होंने, पीएम ने कहा था कि हमने जो है पीछे किया है उनको। राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाया कि सैटेलाइट इमेज से ये साबित होता है कि चीन ने जो है हमारे इलाके में दखल दिया था।
क्या कहेंगे? देखिए, सैटेलाइट इमेजेस कई टेलीविज़न चैनल्स पे चली हैं और मैं तो कहता हूँ जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई इंट्रूजन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप जून के पहले हफ्ते से अगर डिफेंस मिनिस्ट्रीज और एमईए को देखें, जो मैंने बात कही, इतने विरोधाभास हैं और इस तरह के मसलों पर विरोधाभास हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर एक श्वेत पत्र आ जाना चाहिए, क्योंकि व्यग्र मुल्क है और एंग्सस मुल्क को इन सवालों के जवाब चाहिए और फौरी तौर पर चाहिए। सर, कमल हासन अब हाल ही में नेता बने हैं, हालांकि वो सवाल कई बार उठाते रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो डेथ हुई है वहाँ पर सैनिकों की जो शहादत हुई है उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस डेथ की जो जांच हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। साथ में उन्होंने ये कहा है कि सरकार जो है वो लोगों को इमोशनली जो है मैनिपुलेट कर रही है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा। हमने जवान खोए हैं, बर्बरता को खोए हैं, जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होते हुए देखा है। मैं लगातार इस बात के पक्ष में रहा हूँ कि शहादत पर पुष्पांजलि करके, नमन करके इतिश्री नहीं करनी चाहिए हमें, और ख़ास तौर पे चाइना के बरक्स। मैं कमल हसन साहब के उससे अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि क्या ज़रूरत है। हम तो बचपन से सुनते आए थे, सरहद पर मरने वाला हर वीर है भारतवासी, तो वो बिहारी बना दिया गया। बिहार रेजिमेंट है, इसलिए 5 जवान खोए हैं। उन परिवारों के दर्द को समझना होगा, और वो दर्द के पीछे, उनके रंजो गम के पीछे एक ख्वाहिश तो है कि इन मौतों का हम किस प्रकार प्रतिकार कर रहे हैं, उस पर हमारा पोजीशन क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर, गृह राज्य मंत्री ने ये कहा है कि जो तमाम घटनाएं हुई हैं उसके बाद लोगों में चाइना के खिलाफ गुस्सा है, लोग चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वक्त है कि वॉलेंट्री जो है बाइकआउट किया जाए, जो चीनी सामान का जो लोग कह रहे हैं, तो वॉलेंट्री जो है बाइकआउट किया जाए हर चीज़ का। और ये उन्होंने कहा है, क्या कहें? देखिए, रेटोरिकल नहीं होना चाहिए। वो कैबिनेट के मेंबर, मतलब मिनिस्ट्री केंद्र सरकार में है, कैबिनेट ये फैसला लेना। ये रेटोरिकल पोजीशन कि एक टेलीविज़न सेट 10 साल पुराना, उसको पटक दिया, उस पर 20 लोग कूद रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और पता नहीं जिस मोबाइल से ये मैसेज भेजा है उनको चेक किया, उसके सेल पे क्या लिखा हुआ है। 74% मार्केट है चाइना का। किसने दिया ये मार्केट मोबाइल सेक्टर में? अभी जब हमारा तनाव चल रहा था तब आपने ठेके दिए। तो मैं समझता हूँ कि रेटरिक और रियलिटी का गैप जब तक नहीं भरिएगा ना, तो चाउमीन का ही बहिष्कार करते रहिएगा। सर, कोरोना जो मामला आया है पिछले 24 घंटे में 14,821 नए केस हैं। ठीक होने वालों की तादाद 2,37,196, और जो एक्टिव केस हैं वो 1,74,387। इसके साथ में दिल्ली का भी जोड़ना चाहूँगा कि दिल्ली में जो टैली है वो 60,000 को क्रॉस कर गई है। कितनी भयावह स्थिति है? मैं दिल्ली के लिए चिंतित हूँ, हम सब चिंतित हैं, दिल्ली की सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार चिंतित है, कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझको लगता है कि जैसे एक फ़ैसला एलजी साहब ने वापस लिया, वो बहुत स्वागत योग्य था, क्योंकि उस फैसले से और दिक्कतें बढ़ती। मेरा मानना है कि आंकड़े बढ़ने के पीछे टेस्टिंग भी एक वजह है, एक सीधा कोरिलेशन है, और चूंकि ये कोरिलेशन है तो इसको समझते हुए अब हमारे सामने विकल्प साफ है। जिनको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड किया जाए, थोड़े चिंतन से उस पर सोचा जाए। जैसे आनंद विहार रेलवे टर्मिनल को टेक ओवर किया, वहाँ कितने गए हैं लोग वहाँ। तो ये जो पूरा का पूरा पूरी थिंकिंग है ना, वो मैं समझता हूँ प्रोएक्टिव नहीं है, और ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आप निर्णय लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। सर, एक मुद्दा रोजगार अभियान जो चलाया जा रहा है उसका, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस अभियान का हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार नहीं बनी है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है कि पश्चिम बंगाल को इस अभियान के साथ जोड़ा जाए, इंक्लूड किया जाए। एक गरीब कल्याण योजना में बहुत सारी खामियां हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे बिहार के संदर्भ में ही जो खबरें आ रही हैं, एक 125 दिन का है, यानी 4 महीने 5 दिन। तो अगर आप आज से जोड़ें तो ये अक्टूबर तक जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका दायरा बढ़ना चाहिए, इसके अंदर इनपुट बढ़ना चाहिए। हो सकता है पश्चिम बंगाल सरकार के पास अपनी कोई स्कीम हो, तो उसके साथ अगर मैं समझता हूँ टच बेस हो सके तो बेहतर है। सर, एक आखिरी सवाल है सर,
उत्तरपुर की घटना है जो खबर आ रही है, वहाँ पर जो शेल्टर होम है वहाँ से 57 लड़कियाँ जो है कोविड पॉजिटिव निकली हैं। 2 माइनर लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हैं और एक लड़की HIV पॉजिटिव है। ये मैं पुनरावृत्ति देख रहा हूँ मुजफ्फरपुर की घटना के। ये समाज और सरकार दोनों के मुंह पर तमाचा कि हम कहाँ जा रहे हैं। शेल्टर होम का मतलब होता है कि राज्य अभिभावक। मुजफ्फरपुर में हुआ, कुछ दिन रहा, खबर दब गई है, कोई मतलब नहीं। बेचारी बच्चियाँ कौन थी वो? गरीब बच्चियाँ थी, क्या लेना देना है। अरे मुल्क तो समृद्धि वालों से चलता है। वही आज पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। अगर एक समाज के रूप में, एक सरकार के रूप में समेकित दृष्टिकोण से हम नहीं सोचे ना, तो मैं बता रहा हूँ हम गुफा युग की ओर जा रहे हैं।